the video till end for better understanding. You can copy down the notes side by side. Thank you. Let's start class 8. So पिछली बारी में हमने प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स कर लिया था, तो आज हम इसे फर्दर टॉपिक्स करेंगे बाय स्टार्टिंग हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. सो होप यू आर सेफ एट योर होम. सो फर्स्ट हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप. बेसिकली हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स होता क्या है, तो इसमें हम पढ़ते हैं. इस पैराग्राफ को देखिए. So once the crop has reached maturity, it now needs to be harvested. So harvesting is the cutting and gathering of the mature crop. तो पहले अब ये देखें, अब मेच्योरिटी होता क्या है. जैसे देखिए, अब इंसान बड़ा होता है, हम कहते हैं ना इंसान मेच्योर हो गया, तो उसका दिमाग जो पूरी तरह डेवलप हो चुका था, मेच्योर हो चुका है एट दी रिसेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंट. तो इट नाउ नीड्स टू बी हार्वेस्टेड. मतलब क्रॉप भी ऐसे मेच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर भी, और वो भी पूरी अच्छी तरह जब ग्रो कर जाते हैं तो उसे भी हार्वेस्ट करना होता है टू सेल इन द मार्केट. सो हार्वेस्टिंग इज द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप. बेसिकली हार्वेस्टिंग होता है कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप. यू आर बेसिकली आपको पता ही होगा कटिंग एंड गैदरिंग होता क्या है. द टर्म हार्वेस्टिंग ऑल्सो जनरली इंक्लूड द इमीडिएट पोस्ट हार्वेस्ट पार्टिकल प्रैक्टिसेस सच एज थ्रेशिंग एंड विनोइंग. ये दो प्रैक्टिसेस हैं जो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स में आती हैं. लेट अस लुक एट दिस बोथ प्रोसेस. तो फर्स्ट मैंने हाईलाइट करी हुई है आपके लिए थ्रेशिंग. तो थ्रेशिंग बेसिकली होता क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ्स और पॉड्स इज थ्रेशिंग. तो बेसिकली हमें सिर्फ चाफ्स के साथ तो हमें से लेना नहीं होता, जैसे डंडियाँ होती हैं, हमें सिर्फ ग्रेन्स चाहिए होते हैं. तो हम इस प्रोसेस में ग्रेन्स को उसके चाफ से अलग कर देते हैं. लेट्स मूव टू द विनोइंग. आई एम हाईलाइटिंग द विनोइंग प्रोसेस बेसिकली. So after threshing we must separate the grains from the chaffs. Winnowing is the process of separating the grains. Winnowing basically क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्रेन्स को उसकी चाफ से सेपरेट करते हैं. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो there are various factors, like I am highlighting the process, the paragraph I am reading. There are various factors to consider before the harvesting of crops. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप से पहले हमें ध्यान रखने होते हैं. द क्रॉप नीड क्लोज एग्जामिनेशन टू इंश्योर द हार्वेस्टिंग इज नॉट प्रीमेच्योर. हमें देखना होता है, उसे क्लोजली एग्जामिन करना होता है कहीं क्रॉप खराब तो नहीं है. दिस लीड टू शेडिंग ऑफ सीड्स एंड लॉस ऑफ क्रॉप. इससे हमारा लॉस ऑफ क्रॉप भी हो सकता है अगर हम उसे अच्छी तरह ना क्रॉस एग्जामिनेशन करें. तो अब ये वर्ड देख रहे होंगे, क्रॉप्स आर ओवर पेनाइंट. जब उसकी पास्ट स्टेज हो जाती है तो क्रॉप डिके करना शुरू कर देता है और उसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं रहती, जैसे यहाँ पे लिखा है. फार्मर्स उसे अच्छे रेट पर बेच नहीं पाते और ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी वो बहुत लो हो जाता है. तो हार्वेस्टिंग इन इंडिया इज जनरली डन मैनुअली. अब जो हार्वेस्टिंग इन इंडिया है बेसिकली मैनुअली की जाती है. तो सीकल्स इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू कट द क्रॉप. तो एक सीकल्स एक टूल होता है जो क्रॉप को कट करने में काम आता है. दिस मेथड इज लेबरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल साइज फार्मर्स. अब जो हार्वेस्टिंग है बेसिकली मैनुअली करते हैं इंडियन फार्मर्स, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. तो बेसिकली जो बाहर के लोग होते हैं फॉरेनर्स, तो दे हैव द मशीनरी टू कट डाउन द क्रॉप्स. सो इंडिया इज बेसिकली नॉट बेसिकली मोर डेवलप्ड देन द फॉरेन कंट्रीज. तो कंबाइंस जैसा देख रहे हैं, अब इंडिया में भी कंबाइंस आ रहे हैं. तो शॉर्ट एग्जाम्पल फॉर यू. तो रीपर्स आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आप देख रहे होंगे रीपर से आपके लिए नवा वर्ड है. तो ये बेसिकली एक फार्म मशीन होती है जिससे हम क्रॉप कटिंग करते हैं. तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आपने बिल्कुल ध्यान से समझना. जैसे यहाँ पे लिखा स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स फॉर एंड फूड फॉर एनिमल्स. अब बेसिकली क्रॉप्स की स्टोरेज होती कैसे है और फूड और एनिमल्स को कैसे मिलता है, तो हम देख सकते हैं. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इन 2012 हरियाणा गवर्नमेंट लॉस 1.06 लाख टन ऑफ व्हीट ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज. आपने देखा होगा 2012 में खबरें आई थी कि फार्मर्स की बहुत सारी सुसाइड केस आए. तो बेसिकली क्या हुआ था, हरियाणा गवर्नमेंट के फार्मर्स ने 1.6 लाख टन ऑफ व्हीट खोया था ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज. देखिए हमारे इंडिया के फार्मर्स जो हैं बहुत गरीब हैं. अब हम उनकी मदद तो इतनी कर नहीं सकते कि हम उन्हें इतना वो कर दें कि वो हो जाए. कुछ फार्मर्स बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं, वो लिटरेट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है. तो स्टोरेज की वजह से, प्रॉपर ना होने की वजह से, स्टोरेज की वजह से हमने 1.0 लाख टन ऑफ व्हीट खोया, जिससे 1 लाख फैमिलीज 3 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकती थी और अच्छी तरह. तो क्रॉप वेस्ट इज अ रियल प्रॉब्लम दैट इंडिया फेसेस. अब इंडिया फूड प्रोडक्शन में कहाँ रह रही है?
उसकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है, पर वो कहाँ रह जाती है? बेसिकली क्रॉप वेस्टेड ड्यू टू द इम्प्रॉपर स्टोरेज। इट अकर्स विद फ्राइटनिंग फ्रीक्वेंसी एंड रिजल्ट्स इन ह्यूज लॉसेस टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो ये एक इकोनॉमी पे, हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। To safeguard against these, farmers must protect their crops and employ techniques for storage of crops. The government should employ techniques for storage of crops to the farmers. Basically, educate the farmers about the consequences. If any doubt, and please write in the causes. comment box. I will make a जब हम यहाँ separate पे आते हैं video for storage this. of crops में, तो हम पर देखते हैं storage of crop basically होती कैसे है। तो देखिए, when crops are cultivated for commercial purposes, they are cultivated on a use scale. अब बेसिकली कमर्शियल पर्पसेस है क्या? अब फार्मर्स उगाते हैं क्रॉप को, तो वो उसे मार्केट में बेचने जाएंगे, तो कमर्शियल पर्पस वही हुआ, तो वो उसे यूज स्केल में मतलब उगाते हैं, बहुत ज़्यादा स्केल में उगाते हैं ताकि वो अच्छी तरह मार्केट प्राइस पे सेल कर सके। वी आर टॉकिंग अबाउट क्विंटल्स एंड क्विंटल्स ऑफ ग्रेन्स एंड क्रॉप्स। क्विंटल्स इज द मेजरिंग यूनिट विच इज वेरी मच। So this presents us with a logistic problem of where and how to store these grains. It requires absolute planning. तो स्टोरेज करने से पहले हमारे पास उसकी अच्छी तरह प्लानिंग होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ दिस ग्रेन्स कैन बी स्टोर, मैनेजमेंट होनी चाहिए। सो दिस ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड विदाउट स्पॉइलेज, ताकि ये ग्रेन्स अच्छी तरह स्टोर हो पाए विदाउट एनी स्पॉइलेज। लेट अस टेक अ लुक एट द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सक्सेसफुल स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रेन्स। चलो स्टेप्स देखते हैं जो हमारे इसमें काम आते हैं स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स में। पहला, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स। तो अब ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स बेसिकली है क्या? क्रॉप्स को कुछ कंटेंट तक मॉइस्चर चाहिए होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो क्रॉप स्पॉइल हो जाता है, अगर उससे कम हो जाए तो क्रॉप स्पॉइल हो जाता है। तो एक्सेस मॉइस्चर भी क्रॉप के लिए गंदा है और कम मॉइस्चर भी गंदा है, तभी हम उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रखते, तभी हमें उसे प्रॉपर स्टोरेज चाहिए होती है, एयर टाइट कंटेनर्स में रखना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसे ऐसे छोड़ देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ऐड करेंगे और उसकी स्पॉइलेज कर देंगे, इससे क्वालिटी पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा और ग्रेन लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो स्टोरिंग, अब बेसिकली स्टोरिंग करनी कैसे हम वो देखते हैं। बेसिकली हमने स्टोरिंग करनी कैसे वो हम देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स दे हैव टू स्टोर इन क्लोज कंटेनर। मैंने आपको बताया था हमें उसे एयर टाइट कंटेनर्स में रखना होगा। तो अब हर फार्मर्स तो इतना बड़ा बड़ा अपना वो खड़ा नहीं कर सकता, तो जो स्मॉल और मीडियम स्केल फार्मर्स है वो तो मेटल छोटे छोटे कंटेनर जूट बैग्स में रख लेते हैं एयर टाइट में। तो जब जो लार्ज है स्केल फार्मर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा लिटरेट पीपल्स हैं, वो सिलोज एंड ग्रेनरीज को प्रेफरेंस देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिलोज एंड ग्रेनरी बेसिकली होता क्या है। तो आप एक पिक्चर देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये सिलोज और ग्रेनरीज, सिलोज भी कहते हैं और ग्रेनरीज भी कहते हैं। देखिए इतने बड़े बड़े ह्यूज एयर टाइट टैंक्स है, इनमें कौन मतलब इसमें मॉइस्चर भी उनके कंटेंट का जाता है, न ज़्यादा कम न ज़्यादा ज़्यादा। तो ये बेसिकली होते हैं सिलोज और ग्रेनरीज। तो अब स्टोरिंग इन क्लोज कंटेनर प्रिवेंट्स मॉइस्चर फ्रॉम री एंट्री। अब मॉइस्चर जितना हमने दे दिया, उससे ज़्यादा ना एंटर करें, इसलिए हम इसे एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और रोडेंट एंड इंसेक्ट भी से इफेक्ट ना करें। अब हम एक इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये बेसिकली होता क्या, हमें ऊपर भी पड़ते हैं इंसेक्टिसाइड्स, हम क्रॉप प्रोटेक्शन के वक्त भी डालते हैं जब हम क्रॉप को उगा रहे होते हैं, टू प्रिवेंट रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स। अब ताकि उसके रोडेंट एंड इंसेक्ट्स इफेक्ट ना करें तो हम स्टोर क्रॉप पे इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं। दे हैव टू बी ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, ये केमिकल्स हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूमिगेशन वेयर द ग्रेनरीज आर फिल्ड विद गैसियस पेस्टिसाइड्स। ये फ्यूमिगेशन प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूम्स ऑफ पेस्टिसाइड्स डाली जाती है, गैसियस पेस्टिसाइड डाली जाती है ग्रेनरीज के अंदर, ताकि पेस्ट जो है वो सफोकेट हो जाए और कैरी आउट बाहर हो जाए और वो क्रॉप को भी कुछ नुकसान ना पहुँचाए। तो एक अब आप सोच रहे होंगे ये आपके भी बहुत ज़्यादा हिट करता है एग्जाम्स में क्वेश्चन, बेसिकली एसडी विद्या। देयर आर ऑल्टरनेट बायो फ्रेंडली पेस्टिसाइड सच एज ड्राई नीम लीव्स। अब कहते हैं पेस्टिसाइड तो हमें पता है भाई केमिकल होते हैं जैसे K10। तो अब हम देखते हैं बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स कौन सा होता है जो फ्रेंडली होता है। आपने देखा होगा घर पे नीम, किसी के घर पे नीम ट्री होता है, तो वो एक बायो पेस्टिसाइड है। ये आपके में एमसीक्यूज के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में, मैचिंग द फॉलोइंग में आ सकता है। तो अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, तो अब मैं बच्चों से पूछता हूँ एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, तो कुछ बच्चे जवाब देते हैं एनिमल्स की हस्बैंड बनाना। तो ये बिल्कुल गलत है, वर्ड पे नहीं जाना। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंस ऑफ ब्रीडिंग। अब एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली होता क्या है, एनिमल्स की वो की जाती है, केयर करी जाती है फॉर देयर यूज, फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन बेनिफिट के लिए एनिमल्स को यूज किया जाता है। तो इट इंक्लूड्स द डेली केयर एंड मेटेलिकस ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। अब हम इसमें लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स को रेयर करते हैं ताकि हमें उनसे मिल्क मिले, मीट मिले। तो
Animal husbandry in the olden days was limited to cattle rearing of animals such as cow, ox, sheep, goats, etc. Line is clear by its meaning. But it has now expanded to poultry farming, apiculture. अब उसको भी डिवाइड कर दिया गया है. पोल्ट्री फार्मिंग जो चिकन्स वगैरह की होती है, एपीकल्चर जो बी कीपिंग होती है, बेसिकली बीज के शहद की कीपिंग करी जाती है. फिशरीज में भी आपका मरीन फिशरी, एपी फिशरी, बहुत फिशरी आती हैं. तो अब हम नीचे चढ़ते हैं. नाउ इट इज़ दी, तो ये मैं पैराग्राफ हाईलाइट कर रहा हूँ. नाउ इट इज़ द मॉरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनिमल ऑनर्स टू इंश्योर. अब हम सीधा एनिमल से तो मिल्क प्रोडक्शन, चिकन प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो हम उसे एक चीज़ करते हैं, हम एनिमल्स का उनका ध्यान रखते हैं. जो एनिमल टेकर्स होते हैं बेसिकली, जो उन्हें रेयर करते हैं, उनका काम होता है कि उन्हें प्रॉपर फूड दें, प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर हेल्थ होती है, उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है लाइक ह्यूमंस. द मैनेजमेंट ऑफ देयर लाइफस्टॉक इज अ बिग पार्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट. उनकी मैनेजमेंट भी करनी होती है अगर हमें उनसे कुछ चाहिए होता है. टू कीप अप विद द एवर राइजिंग स्टैंडर्ड्स, cattle management has become incredibly crucial. The two main important aspects of cattle management are sheltering the animals and feeding the animals. बेसिकली टू इंपॉर्टेंट्स के क्या होते हैं, हमें उनको प्रॉपर शेल्टर देना होता है और प्रॉपर फीडिंग करनी होती है. इसमें आप एक और मैं आपको एक्स्ट्रा बताना जा रहा हूँ, उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन भी करी जाती है ताकि उनको ज़्यादा डिसीजेस ना हो. आपकी भी होगी वैक्सीनेशन. अब शेल्टर बेसिकली इसमें क्या मायने रखता है, तो एन एडिक्वेट शेल्टर कैन इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ कैटल. अगर कैटल को प्रॉपर शेल्टर मिलेगा तो अच्छी तरह रह पाएगी, उसे अच्छे एनवायरनमेंट मिलेगी और वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ज़्यादा परेशान भी नहीं होगी. तो फूड फॉर एनिमल्स बेसिकली क्या है, उसे फूड भी वेरी करता है एनिमल टू एनिमल. अब दो तरह की काउ मिल्च एनिमल, एक आप काउस को भी दो में आप कर सकते हैं, मिल्च एनिमल्स होते हैं और एक होते हैं आपके जो हम जैसे लोड उठाने के लिए यूज़ करते हैं. मिल्च एनिमल बेसिकली फॉर मिल्क प्रोडक्शन होते हैं. अब इनका फूड भी वेरी करता है. जैसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए एनिमल्स के लिए हम उनको मिल्क, ताकि उनका लैक्टेशन पीरियड अच्छा हो, उसके लिए हम उनको अच्छा खाना देंगे. मतलब लोड उठाने वाले एनिमल्स के लिए हम उनके हिसाब से उन्हें खाना देंगे. तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको साइंस मतलब साइंटिफिक नेम ऑफ काउ एंड बफेलो पता है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा है. काउ का होता है बॉस इंडिकस और बफेलो का होता है बॉस बुबालिस. तो फर्स्टली जो है, द फार्मर नीड्स टू असेस द कैटल एंड फिगर आउट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स. उनके हिसाब से उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं. राशंस ऑफ द फीड हैव टू बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द वेरियस टाइप ऑफ कैटल एंड देयर डेवलपमेंट स्टेज. उनके हिसाब से उनको राशन देना पड़ता है. कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइंग द फीडिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस, द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड वेरियस सच फैक्टर्स. अब देखते हैं जो कैटल है. कैटल ऑल्सो नीड टू बी फेड एडिशनल सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन टू इंश्योर द प्राइम हेल्थ. मैंने आपको बताया था उनकी वैक्सीनेशन होती है ताकि उनके भी हेल्थ खराब ना हो, वो भी बिल्कुल ठीक रहें, ताकि वो अच्छी तरह मिल्क देते रहें वगैरह वगैरह. सॉल्ड एग्जाम्पल, इन एनिमल हस्बेंड्री सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज यूज फॉर. सो इसका सोल्यूशन है बी, रिसर्च. एनिमल हस्बेंड्री सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है रिसर्च के लिए. तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अब टाइप्स ऑफ क्रॉप, कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं. डिड यू नो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास एंड मैंगोस इन द वर्ल्ड. क्या आप लोगों को पता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बनानास और मैंगोस उगाता है. इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस. तो एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी. तो एग्रीकल्चर हमारे यहाँ का शान है. सारे एग्रीकल्चर ना समझने लगे ना पढ़ो. एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी. इकोनॉमी बढ़ाता है एग्रीकल्चर. आपने सुना होगा, लाइन आती है सिस्टम में, 85% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड इन एग्रीकल्चर, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. हर बंदा इंडिया का एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. क्यों? फूड के लिए. फूड नहीं होगा इंसान नहीं होगा, इंसान नहीं होगी दुनिया नहीं होगी. एंड एवर सीज द ग्रीन रेवोल्यूशन. तो पहले ये रेवोल्यूशन जरूरी नहीं है वॉर के थ्रू आए. रेवोल्यूशन किसी चीज़ दूसरी चीज़ से भी आ सकता है. रेवोल्यूशन बेसिकली इज अ बिग चेंज अकॉर्डिंग इन द कंट्री. तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, कुछ मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग निकाले गए थे. तो उसमें फर्स्ट पार्टिसिपेटिंग था हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग करके ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया था. तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए था, अच्छी प्रोडक्शन के लिए था. We have started cultivating various type of crops. Let us educate ourselves about the most important crops in India. अब crops भी seasons के हिसाब से वगैरह वगैरह के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं. तो a crop is a plant that is cultivated or grown on a large scale.
अब क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन सो दैट दे कैन बी कमर्शियली ट्रेडेड। अब क्रॉप ऐसे ग्रो किए जाते हैं ताकि वो कमर्शियली ट्रेड की जाए, अच्छे प्राइस पे सेल हो सके। तो लेट अस लुक एट खरीफ क्रॉप्स। ये खरीफ होता क्या, मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊंगा, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। खरीफ क्रॉप्स बेसिकली द वर्ड खरीफ इज अरेबिक फॉर ऑटम since the season coincides with the beginning of the autumn or winter. खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप्स। ये बेसिकली वो क्रॉप्स होते हैं जो रेन से उगते हैं, बारिश के पानी से, बारिश के मौसम में, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। दीज आर द क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड इन मॉनसून सीजन। तो इनका जो महीने होते हैं वो होते हैं जून टू सेप्टेम्बर, द मॉनसून। अब राइस मेन है, राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। आपने वर्ड सुना होगा पैडी, और आप इतना कंफ्यूज मत होइए, पैडी भी राइस ही का नाम है। तो ये इसका एक एग्जांपल है, मेज इसका एग्जांपल है। अब बेसिकली राबी क्रॉप्स होते क्या हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। अब राबी भी एक अरेबिक वर्ड है जो स्प्रिंग के लिए यूज किया जाता है। अब बेसिकली इनको इतना पानी नहीं चाहिए होता, और ये विंटर सीजन वाले क्रॉप्स हैं। तो मार्च और मतलब इसके सीजन है नवंबर, मतलब विंटर सीजन है इसके बेसिकली। तो वीट इसमें एक आता है, आपका मस्टर्ड आता है। अब ये आपके लिए नवा है, ये किसी भी एनसीईआरटी की बुक में मेरे ख्याल नहीं है। तो जैड क्रॉप्स। अब ये जैड क्रॉप्स होता क्या है, देयर इज अ शॉर्ट सीजन बिटवीन खरीफ एंड रबी। आपने सुना होगा बिटवीन 2 and 4, बिटवीन 2 and 6। उसके खरीफ एंड रबी सीजन के बीच में भी एक मार्च टू जुलाई महीने आते हैं जो जैड क्रॉप्स के होते हैं, उसमें जैड क्रॉप्स होते हैं। These crops are grown on irrigated lands and do not have to wait for monsoons or winters, like pumpkins, cucumber, bittern gourd। तो ये होते हैं क्रीपर्स आपके वगैरह वगैरह, ये जैड क्रॉप्स होते हैं। तो ये आप जरूर पढ़े, मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ। अब डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, मेन डिफरेंस आप याद रखें, ये मानसून होते हैं और ये विंटर में ग्रो करते हैं। तो आज चैप्टर इज एंडेड, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। तो आप अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और साइड के घंटे को भी दबा दे ताकि आपको मेरे हर नोटिफिकेशन का पता लग जाए मैं कब वीडियो डाल रहा हूँ कब नहीं। तो होप यू आर सेफ ड्यू टू कोरोना वायरस। थैंक यू, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू। If any doubt, please write in the comment box. I will create that in the next video. Chapter is finished. Thank you. Thanks for watching. Please subscribe my channel and share.